आज के वीडियो में मैं कैपिटल गेन्स पार्ट ई 5 में कैपिटल गेन एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स का लास्ट पार्ट 9th नंबर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 54GB बताने जा रहा हूं। देखें सेक्शन 54GB क्या कहता है। ये एग्जेम्पशन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में मिलता है और ये कब मिलता है जब ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि उसका हाउस या लैंड वो सेल कर देता है और सेल करने के बाद सेल करने से जो पैसा आता है उसको फिर वो इन्वेस्ट करता है किसी एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। तो यहां पर देखें ये डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन on transfer of residential property for investment in eligible company section 54GB। तो ये क्या कहता है, ये देखिए, if an individual or undivided family satisfy the following condition is eligible to get exemption from tax on capital gain। यानी कि जब इंडिविजुअल या अनडिवाइडेड फैमिली ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का मतलब ये हो गया कि ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हाउस और जमीन लैंड दोनों है। यहाँ देखिए, इफ एसईसी मस्ट हैव ट्रांसफर ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बीइंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। दूसरा कंडीशन क्या है, सच ट्रांसफर शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग 1st April 2012 and 31st March 2009। तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया कि पहला कंडीशन क्या बता रहा है। पहला कंडीशन ये बता रहा है कि एसईसी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स यानी कि रेसिडेंशियल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं, वो एसेट्स जो कि 36 मंथ से ज्यादा एसईसी के पास रहा हो तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर हाउस और लैंड दोनों चीज आ गया और तो इसके ट्रांसफर करने पर जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है, इसका डेट दिया हुआ है, ट्रांसफर कब होना चाहिए, प्लेस 1st April 2012 एंड 31st March 2019। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, एसईसी मस्ट सब्सक्राइब दी इक्विटी शेयर्स यानी इक्विटी शेयर खरीदा हो। अब किससे खरीदा हो, एन एलिजिबल कंपनी से खरीदा हो। अब एलिजिबल कंपनी किसे कहते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। विद इन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि विद इन ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का उस असेसमेंट ईयर का, उसके अंदर उसने क्या किया है, इक्विटी शेयर जो है वो एलिजिबल कंपनी का वो एसईसी परचेज किया हो। और चौथा कंडीशन क्या है, द कंपनी शुड बी यूटिलाइज दिस अमाउंट फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट। यानी कि कंपनी ने उस शेयर से जो पैसा आया उस पैसे को उसने प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर क्या किया हो कि उस प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर उस इक्विटी शेयर से जो पैसा आया उससे उसने नया एसेट्स खरीद लिया। अब ये नया एसेट्स क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पहले एलिजिबल कंपनी का मतलब देखते हैं कि एलिजिबल कंपनी कहते किसको है। एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या हुआ ये देखिए। एलिजिबल कंपनी मींस
एलिजिबल कंपनी मतलब कंपनी वो कंपनी जो नीचे दिया हुआ कंडीशन को फुलफिल करता है। तो पहला कंडीशन क्या है, इन एन इंडियन कंपनी, यानी वो कंपनी जो है वो डोमेस्टिक कंपनी होगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, द कंपनी शुड इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल of the previous year of the to the assessment year in which capital gain arises to the due date of furnishing of return income under section 139 by the SEC। तो दूसरा कंडीशन क्या करा, कंपनी इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कब रजिस्टर्ड है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, रिवेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर इन व्हिच कैपिटल गेन अराइजेस, जिस असेसमेंट ईयर में, जिस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में कैपिटल गेन हुआ हो और जो ड्यू डेट हो रिटर्न को फाइल करने का अंडर सेक्शन 139। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश किया है। देखिए एग्जांपल, मिस्टर रतन हैज ट्रांसफर हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज ऑन 10th अगस्त 2017, यानी कि मिस्टर रतन ने अपना एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 10th अगस्त 2017 को ट्रांसफर किया। और द कंपनी, तो कंपनी को शुड बी इनकॉर्पोरेट, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कब होना चाहिए, रजिस्टर्ड कब होना चाहिए, बिटवीन 1 अप्रैल 2017 एंड द ड्यू डेट इसका कब होगा, अंडर सेक्शन 139 इसका ड्यू डेट होगा 31 जुलाई 2018। तो इसके बीच जो है कंपनी को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और यहाँ पर ये मान लिया गया है कि ये एज्यूमिंग दिस अकाउंट आर नॉट लायबल फॉर ऑडिट, यानी कि इसके अकाउंट पे ऑडिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या है, द कंपनी इज इंगेज इन बिजनेस, किस तरह के बिजनेस में, ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल और थिंग और एन एलिजिबल बिजनेस। ठीक है, कंपनी इंगेज हो किसी मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल में या फिर किसी एलिजिबल बिजनेस में। अब एलिजिबल बिजनेस कहते हैं किसको है, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है एलिजिबल बिजनेस का मतलब, एलिजिबल बिजनेस मींस ऑफ बिजनेस व्हिच इन्वॉल्व इनोवेशन, डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, है ना। यानी कि एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या है, वो बिजनेस जो इन्वॉल्व हो इनोवेशन में, डेवलपमेंट में, कमर्शियलाइजेशन में ऑफ न्यू नए प्रोडक्ट के प्रोसेस और सर्विसेज ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इन सब चीजों में वो बिजनेस इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो उसको हम लोग एलिजिबल बिजनेस कहते हैं। डी कंडीशन क्या है, डी कंडीशन यह है, इट इज अ कंपनी इन व्हिच द एसईसी more than 50% shares capital or more than 50% voting rights after subscription in shares by the SEC, यानी SEC ने उस कंपनी का जो इक्विटी शेयर खरीदा हो, तो इक्विटी शेयर खरीदने के बाद उस SEC का 50% शेयर उस कंपनी के अंदर हो या उसका वोटिंग राइट्स हो। नेक्स्ट है, इट इज अ कंपनी व्हिच qualifies to be a small medium enterprises, that is SME under the micro small and medium enterprise act 2006। ठीक है, वो कंपनी जो है वो SME के अंदर हो और या एलिजिबल स्टार्टअप एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 81 AC या इस 81 AC के अंदर आता हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या हो गया। एलिजिबल कंपनी के अंदर ये टोटल मैंने 5 कंडीशंस बताए, इस 5 कंडीशंस को फुलफिल कर जो करता है उसको हम लोग इस 54 GB के अंदर हम लोग उसको यानी कि एलिजिबल कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें। अब इसमें यूटिलिटी ऑफ अमाउंट क्या होगा, देखिए, द कंपनी शुड यूटिलाइज दिस अमाउंट, यानी कंपनी को जो इक्विटी शेयर से पैसा मिला है उससे क्या किया है, परचेज ऑफ न्यू एसेट्स विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम। न्यू एसेट्स मींस का क्या होगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी बट डज नॉट इंक्लूड, यानी इसमें ये सारी चीजें शामिल नहीं है। ये टोटल ए से लेकर के ई तक बताया गया। तो पहला क्या है, एनी मशीनरी और प्लांट which before its installation by the SEC was used either within or outside in outside India by any other person
हाँ, कहने का मतलब कि वो मशीन अगर सेकेंड हैंड मशीन है, यानी पहले वो यूज हो चुका है, उसके बाद वो परचेज कर रहा है, तो उस मशीन पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरी चीज ये है कि ये भी शामिल नहीं है, एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल इन एनी ऑफिस प्रेमिसेस और एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग ए गेस्ट हाउस। यानी कि अगर वो मशीनरी किसी ऑफिस में लगी है या रेसिडेंशियल हाउस में लगा है, तो उस केस में उस मशीनरी को भी, उस मशीनरी के परचेज करने पर भी वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कहता है नेक्स्ट, एनी व्हीकल, अगर कोई व्हीकल खरीदा है तो उस पर भी वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ई कहता है एनी मशीनरी और प्लांट ऑफ विच 100% डिडक्शन, यानी वो प्लांट जो उस पर के 100% डिप्रिसिएशन अलाउड है, तो उस पर भी जो है क्या होगा कि ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यानी वो प्लांट खरीदता है और उस प्लांट का पूरा अमाउंट उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस में भी यानी कि उस प्लांट के खरीदने पर वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये टोटल ए से लेकर ई तक ये टोटल 5 एक्सक्लूडेड है कि इस 5 तरह के मशीन को खरीदने पर, प्लांट के खरीदने पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट, यानी कब तक उसको वो नया एसेट्स खरीद लेना चाहिए। तो इसके बारे में ये बताया गया, द कंपनी शुड परचेज न्यू एसेट्स विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी जब इक्विटी शेयर बिक जाता है, एसईसी खरीद लेता है, सब्सक्राइब हो जाता है, तो उस इक्विटी शेयर के सब्सक्राइब होने के 1 साल के अंदर कंपनी को नया एसेट्स परचेज कर लेना है। और अगर नहीं परचेज कर सका है, तो उस केस में उसने वो पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर दिया हो। तो द अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी इश्यू ऑफ शेयर टू द एसईसी टू द एक्सटेंट it is not utilized by the company for the purchase of new assets before the due date, यानी कि ड्यू डेट जो है फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम बाय द एसईसी अंडर सेक्शन 139 है ना। तो उस केस में क्या करता है कि उसको यूज नहीं हो पाया वो पैसा, हाँ, तो उसको क्या करता है कंपनी कि उसको जमा कर देता है सेविंग डिपॉजिट बाय द कंपनी बिफोर द सेड ड्यू डेट इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। तो पैसा अगर यूज नहीं कर पाया, नया एसेट्स नहीं खरीद पाया, तो नया एसेट्स नहीं खरीद करने के बाद जो ड्यू डेट है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम बाय द एसईसी अंडर सेक्शन 139, तो उसको क्या करता है कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर देता है। तो ये क्लियर हो गया कि किस केस में उसका टाइम लिमिट क्या है उस पैसे को यूज करने का, तो ये क्लियर हो गया। यानी कि उस पैसे को कब तक कंपनी यूज करेगी, यानी कि जब इक्विटी शेयर्स एसईसी ने परचेज कर लिया, तो एसईसी के परचेज करने के 1 साल के अंदर एसईसी कंपनी को एसेट्स को परचेज कर लेना है। अगर 1 साल के अंदर परचेज नहीं कर पाता है, तो जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का, उस ड्यू डेट के it is not utilized by the company for the purchase of new asset before the due date, बिफोर द ड्यू डेट के पहले अगर उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो क्या करता है कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा अमाउंट, ये दोनों में से जो कम होगा। ठीक है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, या तो कैपिटल गेन से ज्यादा कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, और यहाँ पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन न्यू assets by the eligible company into capital gain divided by net sale consideration। तो नेट सेल कंसिडरेशन किसको कहते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन कहते हैं कि जब कंपनी ने किसी एसेट्स को सेल किया और सेल करने पर जो एक्सपेंसेस हुआ, ब्रोकरेज चार्जेस लगा, कमीशन लगा, तो वो उस सेल के अमाउंट में से माइनस हो जाता है, माइनस होने का जाता है वो कहलाता है नेट सेल कंसिडरेशन। अब यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ बेनिफिट एंड स्टेटमेंट कहता है कि जो कैपिटल गेन का जो फायदा, जो एडवांटेजेस मिला था कि उस कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो रिवोक हो जाता है, वो बेनिफिट खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है, यहाँ देखिए 3 कंडीशंस बताया गया, इसको ध्यान से देखिए। इफ द न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स इज ट्रांसफर बाय द एलिजिबल कंपनी विद इन 5 years फ्रॉम 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, अगर वो कंपनी 5 साल के अंदर
जब वो एसेट्स खरीदा था, उस एसेट्स के 5 साल के अंदर, खरीदने के 5 साल के अंदर उस एसेट्स को फिर सेल कर देता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो बेनिफिट कैपिटल गेन का मिला था वो बेनिफिट खत्म हो जाएगा, वो अमाउंट जो एग्जेम्पशन में मिला था वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर एसईसी ने, जिसने शेयर खरीदा था एसईसी ने, तो ये दो चीजें, एक कंपनी के लिए, कंपनी ने जब एसेट्स खरीदा तो उस एसेट्स को 5 साल के अंदर सेल कर दिया, तो सेल करने पर वो बेनिफिट खत्म हो जाएगा जो बेनिफिट मिला था कैपिटल गेन का। दूसरा ये है कि अगर एसईसी ने शेयर को 5 साल के अंदर सेल कर दिया तो वो भी जो बेनिफिट मिला था वो खत्म हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन है। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन ये है, इफ द अमाउंट हेल्ड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम 1988 इज अनयूटिलाइज्ड। तो अगर वो पैसा जमा किया कहाँ, कैपिटल गेन स्कीम में, वो अनयूटिलाइज हो गया, यूज नहीं हो पाया, तो उस केस में जो बेनिफिट मिला था एग्जेम्पशन का वो खत्म हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस याद रखेंगे कि इस तीन केसेस में जो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिला था वो बेनिफिट जो है वो रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो अमाउंट भी टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट। अब जो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी कि जो बेनिफिट मिला वो बेनिफिट का अमाउंट जो टैक्सेबल होगा उस टैक्सेबल को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कैसे टैक्सेबल होगा, ये देखिए। यहाँ पर दो कंडीशन था, केस 1 एंड 2। ठीक है, तो कहता है रिवोकेशन ड्यू टू केस 1 एंड 2 एव सच रिवोक्ड इनकम exemption or proportionate thereof shall be taxable in the hands of SEC। यानी वो अमाउंट जो है फर्स्ट और 2 के केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके अंदर, एसईसी के लिए। ठीक है, वो एसईसी दैट इज द पोर्शन हु हैज ट्रांसफर द जिसने प्रॉपर्टी को सेल किया था, और वो क्या होगा, वो जो हो जाएगा वो फिर वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो एग्जेम्पशन मिला था वो एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा, और एग्जेम्पशन खत्म होकर के वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। जिस साल कब होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ the person who has transferred responsible property as a long term capital in the year of revocation of condition। यानी जिस साल वो कंडीशन को खत्म कर देगा, यानी 5 साल के अंदर जिस साल भी वो बेच देगा, वो उस साल जो है वो जो एग्जेम्पशन मिला था वो एग्जेम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, रिवोकेशन ड्यू टू केस 3 में जो था कैपिटल गेन स्कीम में जमा करते थे, चार्जेबल अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ द एसईसी, द पर्सन हु हैज ट्रांसफर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज क्या होगा, अनयूटिलाइज्ड, जो अमाउंट यूज नहीं हो पाया अंडर सेक्शन 44 GB, और ओरिजिनल कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, ये जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अनयूटिलाइज्ड होने के केस में। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा है टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म है, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और वो टैक्सेबल कैसा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कब होगा, ऑफ द प्रीवियस ईयर विच 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि शेयर के 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इक्विटी शेयर्स के बाद, प्रीवियस ईयर इन ईच द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यानी कि एक साल in which 1 year from the date of subscription in equity share, यानी इक्विटी शेयर में जो सब्सक्राइब हुआ है उसके एक साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ 1 ईयर। ठीक है, यहाँ देखें, it is to be noted that capital gains arising on transfer of shares of the new assets in the hands of the SEC or the company as the case may be is also be taxable separately। यानी कि दोनों में सेपरेटली, अलग अलग, कंपनी में भी और शेयर होल्डर में भी, ये सॉरी SEC में भी, दोनों में भी अलग अलग टैक्सेबल होगा। इट इज टू बी नोटेड दैट कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर के ट्रांसफर होने पर या न्यू एसेट्स के ट्रांसफर होने पर, दोनों केस में इन द हैंड ऑफ द एसईसी और द कंपनी एज द केस में बी इज आल्सो टैक्सेबल सेपरेटली। ठीक है, यानी कि अगर वो एसेट्स अगर ट्रांसफर होता है तो एसेट्स के केस में, और वो इक्विटी शेयर ट्रांसफर होता है तो इक्विटी शेयर के ट्रांसफर के केस में, दोनों में जो है वो कंपनी और
SEC दोनों में सेपरेटली अलग अलग टैक्सेबल होगा। तो आज के इस तरीके से जो टोटल एग्जिबिशन 9 एग्जिबिशन था कैपिटल गेन के अंदर, वो आज कंप्लीट हो गया। और अब कैपिटल गेन में एक ही पार्ट अब बताना रह गया है, वो रह गया है कि रेट ऑफ टैक्स कैपिटल गेन का क्या है और कैपिटल गेन पर टैक्स कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग रेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अलग रेट है। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या रेट ऑफ कैपिटल गेन का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्या रेट है। और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करें। मैंने अपने वीडियो में अपना ईमेल आईडी दे दिया है और आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।